हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। LIC ADO मेंस जो कि 23 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 21 एंड 22। बिकॉज़ ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो इट्स 20 और ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है 20। तो मैं देख रहा हूँ बहुत से एस्पिरेंट्स परेशान हैं, 2 दिन कैसे मैनेज करना है, परेशान हो रहे हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे पढ़ें, फाइनेंशियल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन आएंगे, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी, काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। तो मैं सोचा कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 2 डेज़ ओनली लेके आऊँ, क्योंकि आप सभी देखिए प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स आप सब इतने काबिल हैं जो आप आगे का अपनी नर्व कंट्रोल कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले भी मेंस दिए होंगे अलग अलग जगहों के, जैसे IBPS क्लर्क, मे बी RRB क्लर्क, PO एंड समथिंग एल्स, मतलब SBI PO क्लर्क। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा मेंस देने के लिए। तो ये मैं सभी के लिए ऑल इन ऑल ये मैं एक 2 दिन कैसे मैनेज किया जाए अपने टाइम को, क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करी जाए, कैसे सिचुएशन को मैनेज किया जाए, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, इससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, शॉर्ट ही रहेगा। सो हो सकता है आपको पसंद आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सब आप लोग सबका ही हो जाएगा, मीन्स क्लियर हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ जो भी बच्चा सीरियस है, जो भी एस्पिरेंट थोड़ा सा भी सीरियस है इसको लेके, वो इस बात को समझ रहा होगा कि कंपटीशन जो है SBI और LIC और कंपेयर किया जाए अगर SBI IBPS वगैरह क्लर्क मेंस, RRB PO क्लर्क वगैरह जो भी होते हैं एग्ज़ाम्स, जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं पर ईयर होना ही होना है जिनका, और जिसमें कंपटीशन बहुत हाई फाई रहता है, उसके कंपेयर में LIC में जो ADO था इस बार उसके कम बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी आमतौर पे और एग्ज़ाम्स में हमको मिलती है IBPS क्लर्क मेंस वगैरह में। तो ये एक अच्छा है, अच्छा संकेत है बहुत से लोगों के लिए जिनका ये फर्स्ट टाइम मेंस क्वालिफाई किए हैं, प्री क्वालिफाई किए हैं, पहली बार मेंस देने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक मेंस क्लियर कर सकते हैं बिकॉज बहुत सी भीड़ नहीं है। फिर अभी आप सबको ही पता ही होगा कि बहुत अभी लेटेस्ट ही SBI PO का फाइनल रिज़ल्ट आ गया, क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया, IBPS के रिज़ल्ट्स आ गए, क्लर्क के POs के, मतलब मोस्टली रिज़ल्ट्स आउट हो गए हैं। तो बहुत से एस्पिरेंट्स जो मेहनत कर रहे थे और लास्ट ईयर से लगे हुए होंगे और मे बी कई सालों से, तो उनका सिलेक्शन हो गया। अब जब उनका सिलेक्शन हो गया तो मोस्टली मतलब जितना मैं समझता हूँ मोस्टली एस्पिरेंट्स ऐसे ही थे जो बैंक्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज बैंक कंपैरेटिवली ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू LIC ADO। बिकॉज LIC ADO में आप सबको पता होगा टारगेट बेस्ड जॉब रहेगा, 2 साल बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं, थोड़ा परेशानी हो सकती है। और वेयर एज बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही अब बैंक में PO या क्लर्क लेवल पे लग जाते हो, एक बार ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपके जॉब सिक्योरिटी को लेके इतना इश्यूज़ नहीं होंगे। सो इसलिए जिसने भी बैंक्स क्लियर कर लिए हैं, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्लियर, मोस्ट प्रोबेबली वो LIC ADO मेंस नहीं देगा। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत ही मतलब मैं नहीं कह रहा 100% लोग नहीं देंगे, बट मोस्टली लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनको आई थिंक उनके हिसाब का जॉब मिल गया है। वो LIC ADO की तरफ नहीं आएंगे परेशान होने के लिए, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए, 2 साल आपको एनी हाउ परेशान होना है, आपके टारगेट्स पूरे करने हैं, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा जैसा कि है। तो यहाँ कंपटीशन कम रहेगा। आप मेंस में और जगहों पे देखते होंगे, अगर आपने मेंस पहले दिया होगा तो आप ऑलमोस्ट इस बात को समझते होंगे कि मेंस में ऑलमोस्ट 90% अटेंडेंस रहती है और मोर देन दैट रहती है। क्योंकि मैंने काफ़ी मेंस दिए हैं, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मेंस में ऑलमोस्ट 90 प्लस रहता है। लेकिन आप देखेंगे खुद ही, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में खुद जाके चेक कर लीजिएगा, इसमें 90% से लेस ही अटेंडेंस रहने वाली है, ये श्योर शॉट मैं बोल सकता हूँ। तो आपको देखिए वैसे ही कंपटीशन कम हो गया, और जो कंपटीशन कम होगा वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्री जैसी भीड़ मिलेगी आपको कि हाँ बहुत सारे कहीं से भी तुक्के वाले आ गए, नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो सेलेक्ट हो चुके हैं इसलिए वो नहीं आए एग्ज़ाम देने। तो ये अच्छी चीज़ है। अब ये तो एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आप अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो आप फर्स्ट टाइमर ही मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे और अब शेड्यूल हो सकता है आपका इंटरव्यू भी।
अगर आप पहले भी कई मेंस निकाल चुके हैं या मेंस दे चुके हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है कंपेयर टू और अदर एस्पिरेंट्स के। आप सबको ये भी पता होगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो पर ईयर नहीं होता, LIC ADO में वगैरह। LIC ADO या LIC कोई भी एग्ज़ाम हो LIC का मोस्टली आपको पर ईयर नहीं मिलेगा। जैसे अभी LIC असिस्टेंट के लिए बहुत लोग परेशान हैं, लास्ट ईयर से परेशान थे कि LIC असिस्टेंट आएगा, अभी तक नहीं आया है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो कब तक आएगा कुछ कह नहीं सकते। फिर LIC AAA 2019 आया था, फिर इस साल आया है। फिर LIC ADO भी 19 आया था, इस साल आ रहा है। तो ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। रेगुलर वैकेंसी होती है तो आदमी उसके पीछे भागता है, रेगुलर तैयारी करता है, मेहनत करता है, परेशान रहता है। लेकिन ये सिंस रेगुलर वैकेंसी नहीं है तो इसलिए उसके लिए कोई जानकारी नहीं है लोगों को। और बहुत LIC ADO के मैंने देखा कि मार्केट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला गया हुआ है। हर जगह से लोगों को यही बोला जाता है कि आप ADO ना प्रेफर करिए, क्योंकि एक्चुअली सैलरी भी पहले बहुत कम हुआ करती थी ADOज़ की। हालांकि इस बार रिवाइज़ की गई है उनकी सैलरीज़ और अच्छी सैलरी बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट POs के बराबर कर दी गई है, बैंक PO के बराबर। तो अच्छा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ADO के लिए और ये जानकारी अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिल पाई है, तो बहुत नेगेटिव खबर फैली हुई है ADO को लेकर के। फिर ये तो ये हो गया, इस वजह से और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ADO के लिए। अब हम आते हैं अपने एग्ज़ाम पे। देखिए 2 दिन बचे हुए हैं, 21 एंड 22। 2 दिन हैं, नर्व्स कंट्रोल नहीं हो रही होंगी, क्या पढ़ें, भूल रहे हैं, पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या पढ़ें ज़्यादा, इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ें, फाइनेंस अवेयरनेस पढ़ें, किससे ज़्यादा आएगा, करंट अफेयर से ज़्यादा आएगा, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स रीजनिंग क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए एक बात तो है, इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐसा टॉपिक है जिसकी गहराई नहीं बता सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली शायद 19 वाले एस्पिरेंट्स नहीं हैं, और आप जो 19 वाले एस्पिरेंट्स होंगे हो सकता है वो तो बेहतर समझ सकते हैं, उनके लिए वो थोड़ा कैच होगा, उनके पास पॉजिटिव रहेंगे एक आपके कंपेयर में। लेकिन अगर 19 वाले एस्पिरेंट्स यहाँ नहीं होंगे गिनती के भी, तो मान के चलिए सबके लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस नया है, ठीक है। और अगर देखा जाए उसकी कोई डेप्थ नहीं है, आप पढ़ते जाओगे, कोई IC 038 बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, आप पढ़ते रहोगे और आप सिर्फ कंफ्यूज होते रहोगे, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। सिंस अब 2 दिन बचे हैं, आप सब प्री क्वालिफाई करके आए हैं, दैट मीन्स आप सब काबिल हैं, तभी आप मेंस देने जा रहे हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग आपका अच्छा है, ये तो डैम श्योर है, तभी आपने प्री क्वालिफाई किया है। और इंग्लिश भी आपका इतना अच्छा है तभी आप क्वालिफाई किए हैं प्री को। तो आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि 50 क्वेश्चंस आने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से। मैं 25 लगा के चलता हूँ, तो 25 मैथ्स और रीजनिंग के जो आएंगे वो बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा। आप RRB PO लेवल पकड़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। और RRB PO लेवल के अगर मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपका लेवल होता ही है, क्योंकि आप प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं करनी। अब आते हैं इंग्लिश में। अगर आपने IBPS क्लर्क या IBPS PO दिया होगा और उस लेवल की अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आपको आती होगी तो आपका आराम से इंग्लिश को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इंग्लिश क्लियर होगा। अब मेन आते हैं करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पे। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का तो जैसा कि पता है 60 क्वेश्चन आने हैं। सबसे बड़ा जो कैच होगा उसमें यही होगा कि जिसको इंश्योरेंस अवेयरनेस, देखिए इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐसी चीज़ है, मैंने देखा जितना पुराना पेपर्स देखे, कुछ लोगों से डिस्कस वगैरह किया, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेके कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आपसे बहुत सेक्शंस पूछ लेगा या आपके बहुत सारे डीप में चला जाएगा, बहुत सारी योजनाएं बेवजह की जो LIC बना रहा है, या बहुत सारी मतलब इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है, सामाजिक ज्ञान आप रखते हैं, चीज़ों आपके घर में भी लोगों के पास LIC की पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, अगर आपने उनको कभी पढ़ा है, उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें समझी हैं, तो 10-15 क्वेश्चन आपको बेसिक ही मिलने वाले हैं। 15-20 क्वेश्चन अगर बेसिक मिल जाएंगे, आपने थोड़ा, और इतने दिनों में आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, उससे भी पेपर में मिलना ही मिलना है। आपको लाने 35 के आसपास ही है, इससे ज़्यादा का टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि 30-35 अगर आप 35 प्लस कर गए 60 में, दैट्स मोर देन इनफ इंश्योरेंस अवेयरनेस में। और बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस में
तो 3 महीने का तो देखना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स 3 महीने का देखना ही पड़ेगा। तो अब सिंस अब टाइम बहुत कम बचा है, 2 दिन का टाइम बचा है, इसलिए अब इस 2 दिन में आप मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल साइड कर दीजिए, इंग्लिश साइड कर दीजिए, सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन 3 पे ही फोकस रखिए। और अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो अब नया मत पढ़िए कुछ, सिर्फ रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ का मतलब ये नहीं कि बस लगे हैं पागलों की तरह 5 बार 10 बार 20 बार, उससे कन्फ्यूज़न होगी। अगर आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया है, 2 दिन बचे हैं, आपको लगता है एक दिन में मैं फिर पूरा रिवाइज़ कर ले जाऊँगा, आप फिर एक बार ही रिवाइज़ कीजिए, एक दिन रेस्ट कीजिए, क्योंकि माइंड इम्पॉर्टेंट है, आप शांत रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या फ़ायदा, आपने पढ़ बहुत ज़्यादा लिया लेकिन आप जब अप्लाई करने जा रहे हो तो वो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बहुत मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है जिनको आता बहुत कुछ था, बट एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा हुआ एकदम से कि वो काफ़ी कुछ भूल गए। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने इतना ज़्यादा एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले तक पढ़ ही रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक मत लीजिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप ऑल द बेस्ट, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब इंटरव्यू को कॉल पाएँ, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।